हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अब हम एसएसटी वाला एक नया मॉडल पेपर करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का, जो आप बनने जा रहे हैं 6 से 8 तक के शिक्षक सामाजिक अध्ययन के। उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये पेपर होने वाला है। आप रुक करके इस पेपर को ज़रूर करिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का संकलन हमने किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बढ़िया हो तो इस पेपर को आप ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइज, ये जो हमारी क्लासेज हैं इन सभी के नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस कुल टोटल होते हैं, जो आपकी 12 यूनिट है। पिछली बार 13 थी, लेकिन अब की बार एक यूनिट को हटा दिया गया था, बीमा और बैंकिंग वाली को। तो इस तरह से आपके पास 12 यूनिट हैं कुल। तो हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस आने हैं। तो ऐसे करके 60 प्रश्नों का ये पेपर होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आरबीएससी पैटर्न के ऊपर ही होने वाला है। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि कोई क्वेश्चन हम बाहर से लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा या फिर उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम के डिले। तो आप मेरे को लास्ट में बता ज़रूर देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। तो पहला प्रश्न दोस्तों अपना क्या है यहाँ पे, रोपड़ जो स्थल है ना, कौन से राज्य में है, बताइए। इन विच स्टेट इज़ द रोपड़ साइट। पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ये पंजाब के अंदर है। रोपड़ का आधुनिक नाम मैं अगर आपसे बात करूँ तो रूपनगर के नाम से जाना जाता है, ये जो पंजाब के अंदर सतलज नदी के किनारे मिल जाएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से सामान्यता या साम्यता रखता है या समानता रखता है। न्याय, सांख्य, मीमांसा या विशेषिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप उत्तर कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम राइट आंसर करने वाले हैं सांख्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। जैन धर्म सांख्य दर्शन में समानता रखता है और सांख्य और जैन दर्शन जो है ना, विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों के अंदर भी माने जाते हैं। ओके। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में कौन सा सही है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग या प्रतीत्य समुत्पाद या तो फिर उपरोक्त सभी। देखो महात्मा बुद्ध की बात की जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे शायद आप लोगों को पता लग गया होगा, ये 2 सही हैं। तो हमारा फिर यहाँ पे डी ऑप्शन होने वाला है। प्रतीत्य समुत्पाद भी होगा, अष्टांगिक मार्ग भी, और 4 आर्य सत्य। अब यहाँ पे 4 आर्य सत्य वैसे मैंने आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन आपको एक बार और मैं बता दूं, जो 4 आर्य सत्य थे, महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन के समय दुख के कारण और समाधान से संबंधित जो उपदेश दिए थे ना, उनको 4 आर्य सत्य कहा जाता है। उनमें से पहला जो था ना दोस्तों, वो था दुख, और जो दूसरा था ना वो था दुख संप्रदाय, दुख संप्रदाय। एंड जो तीसरा था दुख संप्रदाय का मतलब दुख का कारण, और एक था तीसरा ऑप्शन दुख निरोध, यानी कि दुखों का समाधान। और चौथा जो था ना दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग को माध्यम मार्ग भी कहा जाता है और मध्य मार्ग भी कहा जाता है। ऐसे करके ये 4 थे। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत कालीन हस्तिनापुर किस महाजनपद में स्थित था, बताइए। कुरु, कौशल, काशी या कंबोज। महाभारत कालीन हस्तिनापुर कौन से महाजनपद में था दोस्तों, ये था कुरु के अंदर। पहला ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर का जो भूभाग था ना, ये कुरु महाजनपद के अंदर शामिल थे। दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, ये कुरु महाजनपद में ही आते थे ये वाले क्षेत्र।
अब आप समझ जाइए कुरु प्रदेश किस क्षेत्र में था। क्लियर है? 4 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। अब हम बढ़ रहे हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास, विशाखदत्त, कौटिल्य या तो फिर पतंजलि। तो बताइए दोस्तों, मुद्रा राक्षस जो बुक है या फिर एक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, मुद्रा राक्षस नामक नाटक जो है ना, इसकी रचना करी थी दोस्तों विशाखदत्त ने। इसमें होगा हमारा बी ऑप्शन। मुद्रा राक्षस एक नाटक है। ये प्रथम भारतीय जासूसी उपन्यास भी कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय जासूसी उपन्यास कौन सा है, तो आप आंख बंद करके कर सकते हो, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है? इसके अंदर मौर्य जो शासक थे ना, उनको वर्षल बताया गया है। वर्षल यानी कि निम्न कुल का कहा गया है। मुद्रा राक्षस के अलावा जैसे विशाखदत्त ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था देवी चंद्र गुप्तम। इसी की है विशाखदत्त की। ये भी एक नाटक ही है। देवी चंद्र गुप्तम से जो गुप्तवंशी रामगुप्त हुए हैं ना, उनके बारे में जानकारी मिलती है। खैर, हमारे लिए यहाँ पे मुद्रा राक्षस इम्पोर्टेंट है, तो हम बी ऑप्शन कर देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन में कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या तेलंगाना में है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ना, वो होगा नंबर 1 ऑप्शन, कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष थे ना, उनमें जैनाचार्य भद्र बाहु से दीक्षा लेकर के कर्नाटक का जो श्रवण बेलगोला है ना, श्रवण बेलगोला बोले तो आज का मैसूर, ठीक है ना, यहाँ चला गया था और सलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा 7 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो एक बार पढ़िए इसको। निम्नलिखित नाटकों में से किस नाटक में दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी की कथा मिलती है, बता दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वश्यम, ऋतु संहार या मालविकाग्निमित्रम। तो दोस्तों, यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का जो वर्णन है ना, वो है भैया अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर। ठीक है? पहला ऑप्शन हो जाएगा। कालिदास गुप्त काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटक वगैरह लिखे हैं, जैसे ऋतु संहार, ठीक है, कुमार संभव, मेघदूत। अगर आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की या फिर 3rd ग्रेड की भी करोगे, तो उनके अंदर ये वाली चीज़ें आने वाली है। तो कालिदास का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है ना, वो ये 3-4 हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, याद रखना, कालिदास को ही कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब आप। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था, बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राज्यसभा थी दोस्तों, इसमें नवरत्न कौन नहीं था? वररुचि, वराह मिहिर, फाहियान या धन्वंतरी। तो गाइज, यहाँ पे आंसर होगा फाहियान। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड के अंदर भारत में आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न ये नहीं था। बाकी वररुचि, वराहमिहिर और धन्वंतरी ये तीनों तो थे। आगे चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न में। देखिए आप, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फरीदुद्दीनगंज ए शक्कर। अलग ही नाम है ना, तगड़ाई। शक्कर भी आ गया, गंजापन भी आ गया, फरीद बाबा भी आ गया, सारे आ गए। खैर, इससे मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि ये हमारा आंसर होने वाला नहीं है इस प्रश्न का। ओके, तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा करी गई थी। ये मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए थे। इन्होंने अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था।
अजमेर को। और ये अजमेर के जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके समकालीन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर के प्रश्न में आप मुझे बता दो, अकबर ने उदयपुर का नाम बदल करके क्या रखा था? खिजराबाद रखा था, मोहम्मदाबाद रखा था, खैराबाद रखा था या मोमिनाबाद रखा था? तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? राइट आंसर 10 नंबर के प्रश्न में। तो साथियों यहाँ पे उत्तर क्या होगा? अकबर ने उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसका होगा बी ऑप्शन। उदयपुर को जीतने के बाद में ये नाम किया गया था, पहले तो कौन ही करने देगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद कौन थे? बताइए 1857 की जो क्रांति है इसमें प्रथम शहीद कौन थे? बहादुर शाह जफर फर्स्ट, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो गाइज यहाँ पे आंसर आएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले जो कारतूस थे ना, चर्बी लगे हुए कारतूस, उनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और उसने 2 अंग्रेजों को गोली मार करके भी हत्या उनकी कर दी थी, जिसका रिजल्ट ये मिला था कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे काफ़ी अच्छे क्रांतिकारी रहे हैं अपने टाइम पीरियड में। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बताइए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, एनी बिसेंट या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखना इसको। और इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होने वाला है ना, वो होने वाला है पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई ने एक रचना का विमोचन भी किया था जिसका नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमन। द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है किसकी रचना है, तो ये पंडित रमाबाई की ही रचना है जिन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना करी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा लंबा है, तो इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए आप, जूम ही करके रखते हैं इसको, एक बार पढ़िए फिर ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर आधारित थी और उसे जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था? देखो कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन टोटली आपको, वैसे मुझे पता है आप सभी को लगभग आता होगा ये, पर कई लोग हैं ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे और इसको शायद गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव का नाम आया है तो यहाँ पे हमें ये कंफ्यूज कर सकता है। बाकी डेट के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, इजीली प्रथम अधिवेशन के बारे में देख सकते हो। देखो भाई ये 3 मुख्य अधिवेशन थे, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो दिसंबर 1946 की बात कर रहा है, 13 दिसंबर वाली जो लास्ट वाली थी ना तीसरी, उसकी बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लेखक की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ही माने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आए तो आप जवाहरलाल नेहरू कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब आप, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे पूछ रहा है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो करो देखें इसमें क्या सही उत्तर होगा। 14 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर पूछ रहा है। हाँ तो साथियों यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन जो है ना समाजवादी, ये भी था, नहीं था, है ना, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था। तो यहाँ पर है ना पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये तो था। देखो संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। आपको मैं बता दूं, जो हमारे संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 42 नंबर का, इसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है ना ये जोड़े गए थे। मैं आपको एक और जानकारी बता दूं, 42वें संविधान को जो संशोधन है, संविधान संशोधन, इसको भारत का मिनी
या लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1946 के अंदर। आपको याद करवाता हूँ, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, है ना। इन दोनों के प्लस लगा दो बीच में। ये तो कितने हो गए, 6 हो गए, और ये कितने हो गए, 8 हो गए। ये तो हुआ था 1900, सॉरी रे यार, यहाँ पे क्या बता दिया हमने, 46 नहीं 76 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1976, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1978। क्लियर है। चलो ऐसे इन दोनों को आप याद रख लीजिएगा। 1946 वो ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से याद रह गया। आगे चलते हैं, देखो तो यहाँ पे क्लियर है सभी का ये क्वेश्चन। चलते हैं आगे। तो ये तीनों 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 15 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया, बताइए। 15 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए मैंने एक बार बताया भी था आपको अच्छे से कि वो आर्टिकल है 343, 334, ठीक है। देखो 343 से लेकर के 351 तक भाग 17 के बारे में बात करता है भारत का संविधान, भाग 17, और इसमें ये वाले आर्टिकल्स, इनमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लेना हमारे देश की जो राजभाषा है उससे संबंधित भाग कौन सा है संविधान में, तो भाग तो है 17, और आर्टिकल्स पूछ लेना तो 343 से दोस्तों कौन से आर्टिकल है, 343 से 351 तक के आर्टिकल भारत की राजभाषा से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का, पोक्सो अधिनियम में शामिल है केवल लड़के, केवल लड़कियां, लड़के और लड़कियां दोनों, या सभी जेंडर के बालक। तो क्या उत्तर होगा इसमें बताइए। पोक्सो एक्ट दोस्तों यहाँ पे है ना सभी जेंडर्स के बालक आ जाएंगे। डी ऑप्शन होगा, सभी जेंडर के बालक इसमें हो जाएगा पोक्सो एक्ट के अंदर, क्योंकि सभी जेंडर के बालकों को ही उनके ही विकास के लिए बनाया गया, उनको ही ध्यान में रखते उनके नियम कानून बनाने के लिए ये सब पोक्सो का निर्माण किया गया। भारत के संविधान निर्माण में लगभग कितने राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन किया गया है, बताइए। क्या आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। 12, 22, 60 या 382। देखो दोस्तों ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। तो ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये बहुत ही कम हो गया है ना, क्योंकि इतने से तो हमें नॉर्मली याद ही रहता है, कितने से तो बहुत सारी चीज़ें ली गई है। यहाँ पे देखिए हमारे संविधान के ऊपर है ना सबसे ज़्यादा प्रभाव जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था ना, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, इसका पड़ा है। संविधान के लगभग 250 जो आर्टिकल्स है ना, 250 आर्टिकल्स, 250 आर्टिकल्स इसी अधिनियम से प्रभावित है। 1935 वाला जो अधिनियम था ना, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसी से एज इट इज हमारे आज के संविधान में लिया गया था। कई लोगों ने ऐसे भी कहा था कि भारत को नए संविधान की आवश्यकता नहीं थी, भारत का संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भी चलाया जा सकता था। यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, 60 राष्ट्र हैं वो जिनके संविधानों का अध्ययन करके भारत का संविधान का निर्माण हुआ था, काफी मेहनत लगी थी। अगला चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए बाप, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, बताइए। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना उससे संबंधित जो मामले आते हैं दोस्तों, भाई कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत हो गई राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चाहता है कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये सभी मामले कहाँ भेजे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय के अंदर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है, बताओ। 19 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। उच्च सदन, निचला सदन, दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ, या दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर है ना डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। देखो 368 नंबर का आर्टिकल है, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है ये, ठीक है। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, बता दीजिए। पहली महिला स्पीकर थी सरोजनी नायडू, शन्नो देवी, मीरा कुमार, रीता फारिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा मीरा कुमार, तीसरा ऑप्शन। मीरा कुमार का टाइम पीरियड था 30 मई
2009 से लेकर के 5 मई 2014 तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम ध्यान रखना चाहिए तुम्हें, मीरा कुमार हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 21 नंबर का है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, बताइए क्या होगा इसमें? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? देखो तो सिंपल यहाँ पे हम आंसर करेंगे दोस्तों भाग 5, डी ऑप्शन होगा। भारत में एकीकृत न्यायालय है दोस्तों, जिसके सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर अध्याय से शुरू करता है अपन, अध्याय 4 के अंदर, ठीक है। अध्याय 4 के अंदर आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है, 124 से 147 तक, ठीक। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? भारत का जो संविधान है इसकी कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तीसरी, चौथी, 10वीं और 11वीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 11वीं जो अनुसूची है पंचायती शक्तियों से संबंधित है, और 12वीं की हम बात करें तो ये अनुसूची नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। चलो, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल से संबंधित है। ऐसे करके ये 4 बाद में जोड़ी गई थी, 8 मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 और जोड़ी गई, ठीक है ना। ये संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी चारों की चारों। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का, और मुझे आप उत्तर बताइए इसमें क्या होगा। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा, समुद्री हवा, देशांतर या अक्षांश? तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? क्या आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं? शायद नहीं, बहुत से दोस्त कर भी सकते हैं, कुछ दोस्त नहीं कर सकते। बता देते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा देशांतर, ठीक। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? बताओ, देखें किस किस को आता है ये प्रश्न। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पूछ रहा है। पृथ्वी का घूर्णन है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन, क्लियर। चलो 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा गर्मी का तापमान कम हो जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। चिनूक हवाएं है ना, ये पवने स्थानीय पवने होती हैं, स्थानीय पवने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, बताओ। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो गाइज यहाँ पर आंसर क्या होगा? आयनोस्फीयर, ठीक है। आयन मंडल में देखो विद्युत अवशेषी कणों की अधिकता होती है, और ऊंचाई के साथ साथ में जो तापमान है ना वो 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगता है। देखो भाई कितना हो गया, संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल या आइनोस्फीयर जिसको बोला जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क बताइए कहाँ पे अवस्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है गाइज? ये है सिक्किम के अंदर। तीसरा ऑप्शन होगा, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है नेशनल पार्क। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत सूची के स्थल जो है ना उसके अंदर भी इसको शामिल किया जा चुका है। और आपको पता हो ये मिश्रित विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया भारत का पहला विरासत स्थल है, जिसको 1977 के अंदर स्थापित किया गया था। किसमें? मिश्रित विश्व विरासत स्थलों की सूची में सबसे पहले शामिल होने वाला है कंचनजंगा नेशनल पार्क 1977 में, ठीक है। आगे चलते हैं। 2016 के अंदर ये विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में। 28 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, बताओ। 28 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा, जल्दी कर दीजिए।
गाइज यहाँ पर हमारा आंसर होगा चंबल घाटी परियोजना, पहला ऑप्शन। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें ना पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये जो बाकी है ना, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इडुक्की परियोजना है ना दोस्तों, ये केरल की है, केरल राज्य के अंदर है। एक नदी है पेरियार नदी, पेरियार नदी के किनारे इसको लगाया गया है विद्युत आपूर्ति के लिए। देखिए शरावती परियोजना की बात करें ना, तो ये भी एक जल विद्युत परियोजना ही है और कर्नाटक राज्य की परियोजना है। ये कर्नाटक की है और याद रखना आसान है, शरावती नदी के ऊपर ही बनाई गई है। एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक प्रपात है जिसका नाम है गेर सोपा जलप्रपात, उसके ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आपको पता हो तो हीराकुंड एक बांध भी है जो विश्व का सबसे बड़ा और लंबा बांध भी जाना जाता है। तो ओडिशा राज्य से संबंध है इसका, ओडिशा राज्य से, ध्यान रखना। उड़ीसा राज्य के अंदर एक संबलपुर जिला है, वहाँ पे महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया, तो वो परियोजना ही है ये। इसका निर्माण 1948 के अंदर शुरू हुआ था, 1953 के अंदर बनकर के पूरा हो गया था। ठीक है, 4.8 किलोमीटर लंबा है ये बांध की लंबाई को हम देखें तो। और तटबंधों के साथ में अगर इसकी लंबाई को देखा जाए ना, तो वो है 25.8 किलोमीटर, इसलिए ये सबसे लंबा हो गया है। यहाँ पे एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है, बहुत वो भी बहुत लंबी है। चलो आगे देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। देखो, भारत में संकार्य, संकार्य मतलब चालू, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार बताइए। पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा हमारा राजस्थान के अंदर डी ऑप्शन। भारत में जो संकार्य जोते हैं इनका सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। अब देखिए एक प्रश्न है 30 नंबर का, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो क्या उत्तर होगा इसमें बताओ। दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, ये महाराष्ट्र के अंदर लगाया गया था, तारापुर, तारापुर के नाम से जाना जाता है ये। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, महाराष्ट्र के अंदर, अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था 1969 के अंदर, यूएसए के सहयोग से। याद रखना तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब आप, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है बता दीजिए। जैसलमेर, उदयपुर, कोटा या गंगानगर। लसाड़िया का पठार, देखिए दोस्तों लसाड़िया का जो पठार है ना, ये उदयपुर जिले के अंदर है, बी ऑप्शन होगा। उदयपुर जिले के अंदर जैसमंद से थोड़ा आगे, थोड़ा सा पूर्व की ओर चलेंगे तो वहाँ पे कटाफटा क्षेत्र है, ये उबड़ खाबड़। आयड नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, उदय सागर झील है, इसमें गिरने के बाद में ये आयड नदी है आ रही है, इस झील में गिरी, इसके बाद में इसका नाम क्या बन जाता है? तो ये शायद आप सभी को पता होगा, उदयपुर ज़िले के अंदर से आती है ये, तो उसके बाद में इसका नाम बन जाता है दोस्तों बेड़च नदी। ठीक है, तो बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। इस नदी को उदय सागर झील से पहले आयड के नाम से और बाद में बेड़च के नाम से जाना जाता है। बेड़च नदी भीलवाड़ा जिले के अंदर मांडलगढ़ तहसील है ना, वहाँ पे बिंगोद में आकर के बनास नदी में मिल जाता है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए अब आपका, यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर 32 का। 33 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बताइए मुझे कहाँ पर स्थित है? तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, सेवर भरतपुर या सिमलिया पारा। तो क्या उत्तर होगा इसमें? गाइज हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा सेवर भरतपुर जिला, तीसरा ऑप्शन। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी, 1993 के अंदर। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूरे हो गए हैं अपने। 34 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, सिरोही,
उदयपुर, जालोर और जोधपुर। तो गाइज हम इसमें टाइम खराब करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। तीसरा ऑप्शन होगा। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों से मिलता है, तो चट्टानों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है जो कि काफ़ी कठोर होती हैं। 56 की जो सिवाना बाड़मेर के अंदर है ना, वहाँ से मोस्टली ग्रेनाइट प्राप्त हो जाता है। इसी कारण जो 56 की पहाड़ियाँ हैं उनको ग्रेनाइट पर्वत और जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट पर्वत के बारे में आपसे पूछ ले तो बाड़मेर वाली जो सिवाना वाली जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो ग्रेनाइट पर्वत के नाम से जानी जाती हैं और ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है। 34 हो गए। 35 देखिए, जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जयपुर में जो आईटी पार्क है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, इन्फोसिस वर्ल्ड सिटी, वेदांत वर्ल्ड सिटी या विप्रो वर्ल्ड सिटी? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। जयपुर में स्थित है आईटी पार्क, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? बताइए। 4, 3, 1 या 2? तो आई थिंक आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है ये, तो आप सभी के दिमाग में होना चाहिए। तराइन के युद्धों के नाम से ये जाने जाते हैं। तराइन के पहला युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज जीता था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि 1191 में हुआ था, और एक हुआ था 1192 में, उसके अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा बनवाया गया? बता दीजिए। कुंभा के द्वारा कौन सा दुर्ग बनवाया गया था? कुंभलगढ़, बसंती, अचलगढ़ या तो फिर उपरोक्त सभी? ये राजसमंद में है, ये दोनों सिरोही जिले के अंदर हैं। देखिए दोस्तों, एक वीर विनोद पुस्तक है, वीर विनोद, किसके द्वारा लिखी गई थी? वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा। श्यामल दास ने लिखी थी वीर विनोद। इसके अनुसार क्या है ना, मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग बताए गए हैं। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने अकेले ने करवाया था। इसीलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तो बनवाया तो नहीं था, हालांकि उसकी मरम्मत करवाई थी। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जो कुंभ स्वामी मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर है, श्रृंगार चौरी मंदिर है, मीरा मंदिर है, पहले श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता था। इन सब का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, राजा मानसिंह के बाद आमेर के शासक कौन बने थे? भाव सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह या राम सिंह? तो बताइए, राजा मानसिंह के बाद में आमेर के शासक किसको बनाया गया था? ये बने थे दोस्तों भाव सिंह। कौन बने थे भाई? भाव सिंह बने थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न में हमारा राइट पहला हो जाएगा। 1611 की बात है। 1611 में जहांगीर ने राजा मानसिंह को अहमदनगर का अभियान पर भेज दिया था। अहमदनगर में रहते हुए 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर इनकी मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। सम्राट जहांगीर ने मानसिंह का एक पुत्र था भाव सिंह, उसको आमेर की गद्दी पर बैठाया, जो सबसे पहले जहांगीर की सेवा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बताइए। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन? तो क्या उत्तर होगा इसमें बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा बूंदी किसान आंदोलन, बी ऑप्शन। बूंदी के सभी किसानों की 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान के ऊपर एक सभा हुई थी, जिसका पता राज्य सरकार को चल गया, और इस सभा में जो सरकारी सैनिक थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, और इस गोलीकांड में जो झंडा गीत था वो गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर नामक किसान शहीद हो गए थे। चलो 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? बताइए। कोटा, मेवाड़, बूंदी, कोटा। कोटा, मेवाड़, बूंदी, कोटा, 2 बार आ गया ना।
टोंक कर लीजिए। तो इसमें उत्तर क्या होगा हमारा गाइस, यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, मेवाड़। ठीक है, राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी। अगर आपसे सबसे नवीन रियासत पूछ ले तो आप दोस्तों कर देना झालावाड़। क्या करोगे, झालावाड़ रियासत सबसे नवीन थी। एकमात्र झालावाड़ रियासत ऐसी थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एकमात्र जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, वो भी ध्यान रखना है। 41 देखिए, प्रसिद्ध लोहागढ़ मिट्टी का किला जो है ना किस जिले के अंदर है, नागौर, दौसा, भरतपुर या फिर जयपुर। दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग से बारे में आप सभी मेरे हिसाब से नॉन होंगे, जानकार होंगे। इसमें होगा भरतपुर। ये अभेद दुर्ग कहलाता है। ठीक है, मतलब इसको कोई भेद नहीं सका लोहागढ़ दुर्ग को। मिट्टी का किला कहलाता है, पूर्वी सीमांत का प्रहरी भी कहलाता है। ये पूर्वी सीमांत का प्रहरी। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण 1733 के अंदर सूरजमल जाट, जो कि जाटों का अफलातून कहलाते थे, इन्होंने करवाया था। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पे है। एक देवी का नाम लिखा हुआ है जिनका नाम है लटियाल देवी। तो पूछ रहा है कि मंदिर कहाँ पे है इनका। रणकपुर, आबू, फलोदी, नागौर, कहाँ पे है। फलोदी जोधपुर में, राजस्थान का सबसे गर्म क्षेत्र भी है ये। तो यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों फलोदी, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, जोधपुर में और भी कई मंदिर हैं, जैसे लटियाल देवी के अलावा एक सचिया माता का भी मंदिर है, याद कर लेना यहीं पे इनको। सचिया माता का मंदिर भी है। इसके अलावा एक अधरशिला मंदिर भी है यहीं पे, अधरशिला मंदिर भी है। और एक करोड़ मतलब 33 करोड़ जो देवी देवताओं वाली देवी है ना, उसका मंदिर भी यहीं पे है। तो 33 करोड़ देवताओं की चादर साल यहीं पे मिलेगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 में देखो, होली का त्यौहार आता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, फाल्गुन पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण एकम को या चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आता है बता दीजिए होली का त्यौहार। हाँ, बहुत ही खास त्यौहार होता है ये। इसमें ना आंसर आएगा दोस्तों अपना बी ऑप्शन, फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी और आंवला एकादशी, चैत्र कृष्ण एकम, धुलंडी के ही होते हैं ये। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को है ना शीतलाष्टमी। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का, बताइए आप मुझे आंसर क्या होगा इसका। ये रहा आपका 4 ऑप्शंस। प्रश्न पूछ रहा है चौतारा और कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, बताओ। तत्वाद्य हैं, अवनद्ध वाद्य हैं, घन वाद्य हैं या सुशीर वाद्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये क्या है, तत्वाद्य हैं। जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है ना, वो कहलाते हैं आपके तत्वाद्य यंत्र। मोस्टली जो तत्वाद्य यंत्र है ना, जैसे सितार हो गया, सारंगी हो गया, गुजरी हो गया, इकतारा हो गया, चौतारा हो गया, कामायचा हो गया, रावण हत्ता हो गया, है ना, ये सारे जो है ना, ये सारे तत्वाद्य यंत्र में ही आते हैं, इनको ध्यान रखना आप। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न के साथ में लाइक का बटन भी दबा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या मनोहर प्रभाकर। क्या उत्तर होगा इसमें बताइए गाइज। यहाँ पर हमारा आंसर होगा विजयदान देथा, बी ऑप्शन। विजयदान देथा की जो द्विधा कहानी है ना, उसके ऊपर अमोल जो पालेकर है उन्होंने पहली फिल्म भी बनाई थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब आप, सामाजिक विज्ञान का विकास किस देश में हुआ। भारत, रूस, इंग्लैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। गाइज ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर का। इसमें आपको आंसर करना है निर्मितवादी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है। अध्यापक की, विद्यालय की, विद्यार्थी की या अभिभावक की।
निर्मितवादी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में सर्वाधिक जो भूमिका होती है ना, वो होती है विद्यार्थियों की। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वो जिस प्रविधि का उपयोग कर रही है ना, वो कौन सी है? व्याख्या, परिचर्चा, कथन या प्रश्न पूछना। तो बताइए दोस्तों, ये जो है ना, ये प्रविधि वो है कथन प्रविधि बता रही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन करेंगे हम लोग। 49 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना, मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना, तीसरा ऑप्शन। क्लियर है? 49 हो गए। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मनोवैज्ञानिक चिंतन को मानते हैं, मनोवैज्ञानिक चिंतन को क्या मानते हैं? आंतरिक मतभेद, आंतरिक संभाषण, या फिर ये दोनों, या तो फिर आंतरिक वाद विवाद। क्या मानते हैं बताइए? मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग तीसरा ऑप्शन टिका रहे हैं, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, आंतरिक संभाषण। देखो, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कॉल्सनिक। इन्होंने चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन किया है। ठीक। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर की विशेषता बता दीजिए आप मुझे। परिशुद्धता, बहुगति या उपरोक्त सभी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट के रूप में जो डेटा होते हैं ना, उनको लेता है और आउटपुट के रूप में वो रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर परिशुद्धता, बहु और गति मतलब डी ऑप्शन राइट करते हुए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे हम। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार बताइए। शाब्दिक अंत्यक्रिया, अशाब्दिक अंत्यक्रिया, उपरोक्त दोनों या कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा इसमें बताइए गाइज? यहाँ पर हमारा आंसर होगा शाब्दिक अंत्यक्रिया और अशाब्दिक अंत्यक्रिया। इट मीन्स तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के ये दोनों प्रकार माने जाते हैं। दोनों ही हैं, दो ही हैं, याद रखिएगा, शाब्दिक अंत्यक्रिया और अशाब्दिक अंत्यक्रिया। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए। वो गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है क्या कहलाता है? संख्याओं का द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी मेथड, ग्राफ या युगपत समीकरण या समुच्चय सिद्धांत। गाइज ये कहलाता है संख्याओं का द्विधारी पद्धति या बाइनरी मेथड। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखो, मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है जो बाइनरी कोड 0-1, बाइनरी कोड जो है ना 0-1 से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है बताओ? ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ईमेल और उपरोक्त सभी। क्या उत्तर होगा इसमें? देखो, संप्रेषण जो है ना, इसको आप कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो क्योंकि ये अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से बना है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द है कम्युनिस, उससे मानी जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और ईमेल। क्लियर? 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन से मूल्यांकन के साधन है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? कौन से मूल्यांकन के साधन है? दोस्तों, साक्षात्कार भी मूल्यांकन का साधन है, प्रश्नावली भी मूल्यांकन का साधन है, लिखित परीक्षा भी मूल्यांकन का साधन है। इट मीन्स हमारा इसमें डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 11वीं और 12वीं यूनिट से 10 प्रश्न पूछ लिए हैं मैंने। अब आगे हम चलते हैं। 56, खो दरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है बता दीजिए। खो दरीबा खान लोहा अयस्क के लिए, तांबा के लिए, कोयला के लिए या सीसा के लिए। तो गाइज यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, खो दरीबा खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। वो स्थान जहाँ गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है, क्या होगा इसमें सही उत्तर? परबतसर, नाथद्वारा, देवगढ़ या गोगा मेडी। तो करिए इसमें उत्तर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर होगा गोगा मेडी, डी ऑप्शन। वो स्थान जहाँ गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है वो कहलाता है गोगा मेडी। चलिए
58 नंबर का प्रश्न भी हम देख लेते हैं। 1207 में किस कछवा शासक ने मीणों को परास्त करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? क्या वो सारंग देव थे, या तो फिर वो कोकिल देव थे, या पूर्णमल थे, या भारमल थे? क्या नाम था उनका? दोस्तों आप शायद जान गए होंगे, उनका नाम था कोकिल देव। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। 59 नंबर के क्वेश्चन में हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, बता दीजिए। हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष, जीर्ण, इनकी पहाड़ियाँ दोस्तों सिखावाटी के अंदर, सिक्कर जिले के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो बताइए मुझे आप, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है? क्या गुजरात के साथ में, या फिर मध्य प्रदेश के साथ में, या पंजाब के साथ में, या यूपी के साथ में? दोस्तों गुजरात के साथ में राजस्थान सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर की। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर की। पंजाब के साथ में राजस्थान सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की। यूपी के साथ में सीमा बनाता है 877 किलोमीटर की। और एक राज्य रह गया है दोस्तों, उसका नाम है हरियाणा, क्योंकि राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है। 4 आपके सामने यहाँ पर थे, 5वां मैं बता रहा हूँ। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। याद रखिएगा, गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं, तो गुजरात के भी 6 ही बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश के भी 10 ही बनाते हैं। पंजाब के साथ में राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, तो पंजाब के भी 2 ही जिले सीमा बनाएंगे। यूपी के साथ में राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, तो यूपी के भी 2 ही बनाएंगे, राजस्थान के भी 2 ही बनाएंगे। और हरियाणा के साथ में राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा के भी 7 ही जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लग रही है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम पूछ ले तो आप 89 किलोमीटर की कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो हमारा बी राइट आंसर होने वाला है। और दोस्तों एक और बात, आप अगर आपको पूछ ले कि किस जिले की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है किसी राज्य के साथ में, तो जिले का नाम आएगा झालावाड़। झालावाड़ 520 किलोमीटर के आसपास कुल सीमा है, लगभग 500 किलोमीटर आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो सभी दोस्त एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, इसका बहुत फायदेमंद रहोगे। ओके, देखते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इनका टेलीग्राम ज्वाइन करोगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सारी क्लासेज के लिंक वगैरह, नोटिफिकेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहीं वहीं पे मिलेगी।